अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अब आज हम टॉपिक देखेंगे इकोनॉमिक्स का कॉस्ट थ्योरी। इससे पहले कि हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करें, आई वांट टू गिव द डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के एक अगले टॉपिक से जो भी हम स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड है। सो इसमें बहुत सारी जो कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं उन्हें हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। हम सिर्फ अपने ही नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी टाइप्स हैं कॉस्ट की, हम सिर्फ उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दीज आर नॉट द ऑल टाइप्स ऑफ द कॉस्ट जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम अपनी कॉस्ट की टाइप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट है उसको हमने अपनी मेजर दो टाइप ऑफ कॉस्ट में डिवाइड किया है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास ऐसी कॉस्ट होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट है, विच मीन्स कि हमारे पास आउटपुट चाहे जनरेट हो या वो आउटपुट ना जनरेट हो, या हम इसका और दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि चाहे प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ना हो, हमें वो कॉस्ट हर सूरत में देनी ही देनी होती है। जनरली हम इसको अपनी शॉर्ट रन में कंसिडर करते हैं, यानी हम अपने पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, अगर आप हम इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग लेक्चर में देखा होगा तो हमारे पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसे हम अपने कंसिडर करते हैं, कि जैसे कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे पास ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनको हम यूटिलाइज करते हुए अपनी प्रोडक्शन करते हैं अपनी गुड्स की। सो शॉर्ट टर्म में इनमें से एक या एक से ज़्यादा अगर फैक्टर को हम फिक्स कर देते हैं, विच मीन्स कि हमें हर सूरत में उनकी पे देनी ही देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लैंड रेंट पे ली गई है तो मेरी प्रोडक्शन हो या वो प्रोडक्शन ना हो, वहाँ पर मैंने अपनी लैंड का रेंट हर सूरत में देना ही देना होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन या इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट हो। सो वो हम कहते हैं उसको फिक्स्ड कॉस्ट में। और अगर इसका हम ग्राफ देखें तो यूजुअली हमारे पास इसका ग्राफ बन रहा होता है, कोई इस शेप का ग्राफ हमारे पास आता है, यानी वो इसके पास जो भी इसकी अमाउंट है, ये इसकी अमाउंट अगर हम इसे पी स्टार से मेंशन कर देते हैं तो ये हमारे पास फिक्स रहती है, चाहे हमारी क्वांटिटी 1 आए या हमारी क्वांटिटी 10 हो या हमारी क्वांटिटी 5 हो या क्वांटिटी 20 आ रही हो, हर सूरत में हमारे पास इसकी प्राइस हमें लाजमी तौर पे फिक्स रहती है, यानी हर सूरत में हमें इसकी क्वांटिटी देनी ही देनी रहती है, चाहे उसको हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन की अमाउंट आ रही हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास डिपेंड करती है या वो अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड से कनेक्टेड रहती है। फॉर एग्जांपल, हमने जितनी उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस की होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी वर्कर्स को रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट देनी है, मैंने अपने लेबर को जिन्होंने मेरी गुड्स प्रोड्यूस किए उनकी पेमेंट देनी है। सो रॉ मटेरियल मुझे उसी अमाउंट से मेरा यूटिलाइज होगा, हम जिसकी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे जितने मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स को बन रहे होंगे। अगर आप इसका फॉर्मूला चेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाती है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट गिवन होती है, जिसको हम टोटल प्रोडक्टिविटी जितनी हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उससे हम मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते होंगे। लेकिन समटाइम्स हमें एग्जैक्टली वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज गिवन भी होती है तो हम उसको एज इट इज भी यूज कर सकते होंगे। इसका ग्राफ सम ऑफ द टाइम पे हमारे पास कुछ इस शेप का ग्राफ बन रहा होता है, यानी पहले ये थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा होता है, फिर इसका ट्रेंड डिक्रीज बन रहा होता है, देन वंस अगेन इसका शेप इस तरह से बन के इंक्रीज कर रहा होता है। यानी ये हमारे पास, अगर आपको याद हो तो, टोटल आउटपुट ऑफ द लेबर के साथ कनेक्टेड रहता है, यानी आप जितना, अगर हमें लेबर हम ज़्यादा करते हैं उतनी हमें इनिशियली बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट, हायर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बन रही होती है, और एक टाइम के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास फुली सैचुरेटेड लेवल आ जाता है और उससे ज़्यादा हम कोई भी अपना लेबर ऐड करें तो हमें मज़ीद प्रोडक्शन नहीं होती, रादर हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। सो वेरिएबल कॉस्ट उसी से कनेक्टेड ही हम बना रहे होते हैं। तो यानी हमारे पास इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आती है, फिर एक पॉइंट के बाद हमारी इनिशियली हमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही होती है, फिर एक पॉइंट के बाद हमें वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी हमारी डिक्रीज होने लगती है, फिर कांस्टेंट होती है, और फिर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट अगेन हायर रेट पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इनकी हेल्प से हम अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी टोटल अमाउंट हमें कितनी एक्सपेंस आए हैं किसी गुड्स की प्रोडक्शन के दौरान में। इसको जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के साथ डिफाइन करते जाते हैं। तो इन दो के कम्बिनेशन के साथ हमारे पास ये ग्राफ बनते हैं फिक्स टोटल कॉस्ट में। हम यहाँ से अगर इसका ग्राफ कंबाइन करके देखें तो ये हमें प्रीवियसली हमने देखा है फिक्स्ड कॉस्ट बना ली थी और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बना ली थी। हमें ये एक बात का आइडिया होता है कि हम अगर किसी भी ग्राफ के शेप में कोई एक फिक्स वैल्यू को ऐड अप करें तो उस ग्राफ की शेप सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ वो ग्राफ अपवर्ड साइड पे शिफ्ट होता है। जैसे यहाँ पर
ये इसकी ग्राफ की शेप थी जो हमने बनाई थी। जब इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट एड अप हो गई इसमें फिक्स्ड कॉस्ट की, तो इसकी शेप सेम रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अपवर्ड साइड पे शिफ्ट हो गया है उसी सेम अमाउंट के साथ पे। अगर इसमें कोई हम जाकर सब्ट्रैक्ट करे होंगे तो ये निचली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ऐड का केस है। तो ये आपके पास अपवर्ड साइड पे ऐड हो गई है फिक्स अमाउंट में, और ये अपवर्ड साइड पे शिफ्ट हो गई। ये एक बात हमेशा याद रखें कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी, वो टोटल कॉस्ट हमेशा जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा होगा जहां से हमारे पास फिक्स कॉस्ट शुरू होती है। यानी ये हमेशा इस पॉइंट से स्टार्ट होगा जब फिक्स्ड कॉस्ट का स्टार्टअप है। यानी इसमें, और ये कभी भी इससे बिलो या निचले पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो सकता होगा। रीज़न कि ये आपके पास इसलिए कि आप हम यानी ये कभी भी इस एरिया से फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे से शुरू नहीं हो सकता है। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा ये फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट ऐड हो रही है, तो इसलिए ये हमेशा इसके स्टार्टिंग पॉइंट से यानी फिक्स कॉस्ट के एंड पॉइंट से ही स्टार्ट किया जाएगा। और अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी आ रही, जीरो भी है, तब भी हमें ये एज इट इज देनी है। तो इसलिए ये हमेशा इस पॉइंट के साथ स्टार्ट होता है। देन ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसे आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल के साथ की है। हमारे पास इसके जितने भी यूनिट हमने प्रोड्यूस किए थे, उससे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट दे रहे थे, और फिर देन हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट उसमें टोटल कॉस्ट को ऐड करें। ये इसकी एक एग्जांपल है जिसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को खुद से कैलकुलेट किया है। हमने ये बात नोट की कि ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट 100 पर यूनिट की आउटपुट की कॉस्ट आ रही थी, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। यानी हम अगर इस केस की बात करें तो हमने यहाँ पे कहा है 7 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमें 100 अमाउंट गिवन है, इसको हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसको यहाँ 1000 को देखें तो हमने यहाँ पर किया है कि ये 100 हमारे पास टोटल पर यूनिट की कॉस्ट है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है अपने 10 टोटल नंबर ऑफ आउटपुट से जो हमारे पास आई, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। सेम वे में अगर मैं इससे कैलकुलेशन का देखूं तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी कि ये हमारे पास 100 उसकी कॉस्ट है, और ये 14 हमारे पास इसकी प्रोडक्टिविटी है। मैं यहाँ से इसी तरह से मैंने अपना पूरा का पूरा टेबल कैलकुलेट कर लिया है। फिक्स कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो फिक्स कॉस्ट सारे 10 की 10 प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे पास सेम रही है। वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, और सिंपली हमने इसको यहाँ से ऐड अप करके हमने टोटल कॉस्ट कर ली। यानी मैंने यहाँ पर किया है कि ये आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास 1800 आंसर आ गया। यानी 1100 प्लस 700 1800 मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से 1100 प्लस 1000 मेरे पास 2100 का अमाउंट आ जाएगी, एंड सो ऑन। मैंने अपना पूरा टेबल इसी तरह से कैलकुलेट किया। यानी यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 1100 प्लस 3400, से मेरे पास 4500 की अमाउंट आ रही है। इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ग्राफ मेरे पास की शेप आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही शेप बन रही है जहां से हमारे पास आ रही है। हाँ, यहाँ पर आपने डिफरेंस चेक किया है कि ये अमाउंट इस जगह से नहीं शुरू हो रही, क्योंकि ये जीरो अब हमारी टोटल कॉस्ट इसके अबव से स्टार्ट हो रही है। वो इसलिए कि इसमें कोई ना कोई अमाउंट यहाँ पर ऐड हो रही थी, ये अमाउंट इसके पास ऐड अप थी, तो इसलिए ये हमारे पास अप साइड से शुरू हो रहा है, बिल्कुल उसके जीरो को टच करता हुआ शुरू नहीं हो रहा है। देन हमारे पास कुछ और कॉस्ट आ जाती हैं जिसमें हम कहते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, और इसके अलावा हमारे पास जो रिक्वायर्ड है कि वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। अगर हम किसी भी अपनी टोटल वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइडेड बाय उसकी क्वांटिटी से कर लें तो हम उसकी एवरेज कॉस्ट को इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो शो करती है कि आपके पास पर यूनिट हमें कितना कॉस्ट पड़ रही है या पर यूनिट हमें कितना एक्सपेंस आ रहा है। और मार्जिनल कॉस्ट हमें पास शो करती है कि एक यूनिट से अगले यूनिट के दरमियान में कितनी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसकी, हम यानी या उसकी क्वांटिटी की वजह से कितना चेंज आ रहा है, तो हम उस चीज़ की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते होंगे। ये उसके फॉर्मूले हैं। यानी हमने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला देखा हुआ है पीछे, हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास गिवन होती है, और अगर मैं उसको उसकी क्वांटिटी से यानी टोटल आउटपुट के साथ डिवाइड कर लूँ, यहाँ पे आप अगर आपके पास क्यू नहीं है तो आप उसको टोटल प्रोडक्टिविटी से या टोटल आउटपुट के साथ भी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी उसकी आउटपुट आ रही है उसके साथ हमने डिवाइड कर लिया तो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से हमने इसको चेंजेस कर लिया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, जो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास गिवन थी या हमने खुद से कैलकुलेट की थी, उसको मैं डिवाइडेड बाय क्यू कर दूंगी, यानी क्वांटिटी से, टोटल प्रोडक्टिविटी से या टोटल आउटपुट से, तो मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एंड सिमिलरली टोटल कॉस्ट के लिए भी मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन की गई है। मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमने मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन पहले भी देखी हुई थी। यानी हमारे पास एक
उसके बाद अगले यूनिट को हासिल करने में कितना चेंज आ रहा है उसके को हम डिवाइड कर देंगे अपनी एक के बाद दूसरी क्वांटिटी में अगली क्वांटिटी को हासिल करने के लिए, तो वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। इनका एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप बनता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, वो हम अपनी अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये इनके ग्राफ की यूजुअली इनकी शेप ऐसे ही बन रही होती है। सो ये हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी बात याद रखनी होगी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास हमेशा डिक्लाइनिंग साइड पर रहती है, यानी इसका शेप हमेशा यही वाला इसका पैटर्न रहता है, लेकिन ये कभी भी आपका ग्राफ इस तरह से आगे आकर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये हमारे पास कभी भी हमें हमारी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होता। इसकी रीज़न ये है कि ये आपके पास कोई ना कोई फिक्स्ड अमाउंट मौजूद होती है जिसे आप हर सूरत में पे कर रहे होते हैं, तो ये कभी भी इस एक्स एक्सिस की साइड पर आकर हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को टच नहीं कर रहा होता। इसके बाद अगली हमारे पास शेप आ जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो उसको हमने ड्रॉ कर लिया। जनरली उसकी भी ऐसी ही शेप रहती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। वंस अगेन टोटल कॉस्ट आपके पास हमेशा हम इससे अबव बन रही होती है, अभी हमने प्रीवियसली देख भी लिया था उसमें से टोटल कॉस्ट के लिए, तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी इसके अबव रहेगी। अगेन कि ये दोनों हमेशा बहुत क्लोज तो हो सकते होंगे लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इसके ऐसे ही पैरेलल मूव करते रहेंगे। यहाँ पे इसका इंक्रीज तो हो जाएगा यहाँ से इसका डिफरेंस, अब आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस इनिशियली ज़्यादा था और फिर आगे जाके इसका डिफरेंस नैरो होता चला जा रहा है। एंड मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी हमारे पास जनरली ऐसे ही शेप में रहता है जिसे हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट कर्व को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमने बात की थी कि मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का हम डिफरेंस देख रहे हैं। याद रहे कि यहाँ पर हम जो बात करेंगे ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात है, यानी हम हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट के एग्जांपल के साथ हम देख रहे हैं, हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करें। हमने ये देखना है कि जब हमारे पास एवरेज कॉस्ट की डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, यानी ये डाउनवर्ड साइड पे आ रहा था, तब हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास मार्जिनल कर्व लेस देन इन एवरेज कर्व है, यानी ये इसके निचली साइड पर है, डाउन साइड पर इसके एग्जिस्ट कर रहा है ये कर्व। जैसे ही यहाँ पर एक पॉइंट के बाद ये इंक्रीजिंग ट्रेंड को आ रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग साइड पर ट्रेंड जा रहे हैं हमारे एवरेज कॉस्ट के, तो ये इसका ग्रेजुअली इसकी अबव साइड पे मूव कर रहा है, यानी इसके अबव चला गया है। अगर आप ग्राफ को दोबारा हम देखते हैं, अभी हमने बात की कि जब ये एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होगा, डाउनवर्ड साइड पे होगा, तो हमारे पास मार्जिनल कर्व हमेशा लेस देन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा, यानी ये इसके निचली साइड पे रहे एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व इंक्रीजिंग साइड पे आ रहा है, यानी इसकी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे फॉलो कर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इसके अबव जाना शुरू कर देगा, यानी ये इसके की हाई ऊपर से गुजर रहा है। पहले उसके नीचे से गुजर रहा था, अब ये इसके ऊपर से गुजर रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व के मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये इसका एक रूल है या इसको जनरली ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। सो ये एक एग्जांपल है, आप एग्जांपल से इसको देख सकते होंगे। हमने अपनी अगली स्लाइड पर इसका सोल्यूशन भी किया गया है। हमारे पास इस केस में फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है एंड वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, हमने इसको खुद से कैलकुलेट नहीं करनी और अब हम अपनी ये फार्मूला यहाँ मेंशन है, इनके साथ हम अपनी दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते होंगे। यहाँ हमारे पास हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। वंस अगेन 120 प्लस 65 से हमारा आंसर आ गया 185। 120 प्लस 125 से हमने किया, हमारा 245 हमारे पास आंसर आ गया। प्रीवियसली सारे फार्मूला गिवन है, यानी हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमने कहा कि ये 120 डिवाइडेड बाय 15 करने से हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास हमने अपनी सारे फार्मूलों से हेल्प से अपना कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे हमने इसका मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला लिखा गया कि ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कैसे आई है। सो मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे किया है कि ये आपके पास 245 माइनस 185 किया है, तो हमारे पास ये पोर्शन आ गया है। उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया है हमारे पास इसकी क्वांटिटी से, यानी 27 माइनस 15 को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट केस में देख रही हूँ, तो मैंने नेक्स्ट केस में 4.3 की वैल्यू जो आई है मेरे पास, मैंने की है 305
-245 किया है और उसको डिवाइड कर दिया है 41 -27 के साथ, इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ से आप इसका फॉर्मूला पूरी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है मार्जिनल कॉस्ट को। ये हमारे पास सिंपल मार्जिनल कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको दोनों साइड से डिवाइड करके हासिल किया, और ये इसका ग्राफ है जो हमने इसी डाटा से क्रिएट किए गए हैं। एक और चीज़ जो आपने के लिए याद रखें, तो हम आगे नेक्स्ट में काम आ रही होगी कि हमारे पास इसका अगर ऑल्दो कि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है लेकिन हमारे पास टोटल रेवेन्यू हमने कैलकुलेट करना हो, तब हम अपनी टोटल प्राइस जितनी हमने की गई हो उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आता है कि कितनी किसी भी फर्म ने या किसी इंडस्ट्री ने कितने डॉलर अर्न किए गए हैं किसी प्रोडक्ट की सेल में, और आफ्टर उसकी प्रोडक्शन के बाद उसे कितनी अमाउंट रिसीव की गई है, उसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू फाइंड करने के लिए जैसे आपने प्रीवियसली देखा कि हमने किसी की कॉस्ट फाइंड करनी है, उसे डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देते हैं। इसी तरह से एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना हो तो हम इसे डिवाइडेड बाय क्यू कर देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू हमें एक चेंज को शो करता है। जैसे हमने देखा कि आपके पास टोटल रेवेन्यू से प्रीवियस एक के बाद अगला यूनिट आउटपुट हासिल करने के लिए हमारे पास कितने यूनिट हमें फॉरगो करने पड़ते हैं, कितने यूनिट हम छोड़ रहे हैं, उस चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं। यानी टोटल रेवेन्यू हमारे पास रिजल्ट होता है कि सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट फ्रॉम द फर्म्स प्रोडक्ट में, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उससे हम अपना मार्जिनल रेवेन्यू कर सकते होंगे। ये आपके पास इसकी एक एग्जाम्पल है, इससे हम अपनी इजीली कैलकुलेट कर सकते होंगे। आप यहाँ पर पॉज करें और पहले इसकी कैलकुलेशन देखें और फिर अपने रिजल्ट को अपनी इस स्लाइड के साथ मैच करके देख सकते हैं कि क्या हमारे पास ठीक आया है या नहीं। याद रहे कि ये आपकी जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन की एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास टोटल रेवेन्यू इससे जब हमने चीज़ें कैलकुलेट की हैं तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू एंड हमारे पास जो आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू वो सेम है, क्योंकि ये एक परफेक्ट कंपटीशन की एग्जाम्पल है जो हम अभी अपने आने वाले लेक्चर में उसको देख रहे होंगे। आई होप कि ये एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कॉस्ट का, कि हमारे पास किस तरह की कॉस्ट मौजूद है और हम अपनी ये कॉस्ट को कैसे यूटिलाइज करते हुए अपनी परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली को हम स्टडी करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा लेक्चर था, होप कि आपको समझ में आएगा, एंड डू लेट मी नो कि अगर कोई आपके पास इश्यूज हैं। थैंक यू।